Hello, am I audible? Class, हेलो क्लास, आवाज आ रही? विशाल, यस सर। यस सर। ठीक है। ट्यूट टू के सारे क्वेश्चन, ट्यूट वन के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। यस सर। अच्छा, ट्यूट टू पे हम लोग आते हैं, ठीक है। यस सर, अब वही सबमिट करना है 2 2। हाँ, तो ये ट्यूट टू हमने शेयर किया, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमने आपको क्लास में कराया है, ठीक है। इंटेंसिटी हमने निकलवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने कैलकुलेट करवाया है। आप लोग देखिएगा क्लास में, स्टार्ट जब किया था हमने सेकेंड यूनिट, तभी हमने इंटेंसिटी निकलवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लास में ही हो चुका है। फिर सेकेंड है, डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम कराए हुए हैं आपको। और अगर किसी को डाउट है तो मैं इसको दिखा भी सकता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। ये हमने अभी रिसेंटली आप लोग को ये जल्दी बताया था। 1 मिनट होल्ड करिएगा, हम आपको दिखा भी देते हैं, नोट्स में है ये जो हमने पढ़ाया है आप लोग को। मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो हमने पढ़ाए हैं आपको क्लास में। ये देखिए, ये दिख रहा है सभी को? दिस फाइल इज विजिबल। ये देखिए, जब हमने यूनिट 2 आप लोग को पढ़ाना शुरू किया था, तो हमने कूलम्स लॉ से एंड फोर्स से पढ़ाना शुरू किया था आप लोग को। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाया था, ये देख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ड्यू टू फाइनाइट एंड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, क्लियर, लेंथ ऑफ चार्ज ये हमने सब निकलवाया था आप लोग को, एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने निकलवाया था। उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ाया था, ये आपको दिख रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस अभी ट्यूट के हैं, इसी इन्हीं सब चीज़ों से बेस्ड हैं, ठीक है, जो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। देन इसके बाद ये सब चीज़ें हमने, ये देखिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देख सकते हैं आपको, यही आपका क्वेश्चन है जो सेकेंड वाला है, ठीक है। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको दिखाया है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अच्छा, अभी शेयर यस नहीं सर। किए, 1 मिनट 1 मिनट। ये देखिए जो हम बता रहे थे आपको,
सर शेयर थी सर स्क्रीन आपकी। अभी शेयर थी कि नहीं ये वाली स्क्रीन? शेयर थी सर जिसमें आपने वो लाइन चार्ज, अच्छा अच्छा, सरफेस चार्ज ठीक एंड है। वॉल्यूम हाँ चार्ज वाला हाँ शो कर हाँ, रहे वही थे। वही वही मैं पैराग्राफ वही टाइप मैं में था सर। हाँ ठीक ठीक। तो ये देखिए, ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में भी निकाला था, ई के टर्म में, ठीक है। उसके बाद उसको फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में भी निकाला था, ठीक है, तीनों केस में। तो ये हमने आपको कराया है, क्लास के नोट्स में है, ये आप देख भी सकते हैं। और वहाँ आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में आते हैं। डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आज ही बताया था, आप लोग को याद होगा। आज बताया ना अभी आप लोग को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें के की वैल्यू हमने बताई थी, C/C0 इज इक्वल टू V0/V। दोनों फॉर्म में हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम बता चुके हैं आपको। ठीक, होता क्या है ये भी बताए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। ये सरफेस से नॉर्मल होता है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। उसके बाद रिलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसके बीच का रिलेशन भी हमने आपको बताया था, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ठीक है। ये भी आपको हम बता चुके हैं, आप देखना चाहें तो देखिए, इसमें होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे। क्लियर, सभी को दिख रहा है ये, जिसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने कराया है आप लोग को, ये सब आपके नोट्स में अवेलेबल है जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अ, ये देखिए, ये जो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है ना, ये रिलेशन होता है, कि हम लोगों ने इसको कराया है मैंने आपको, ठीक है। फिर आपका गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी चीजें हमने आपको पढ़ाई थी, ये भी अगला क्वेश्चन यही है आपका, गॉस लॉ, मतलब दिखा देते हैं हम आपको। ये नोट्स तो हम आपको शेयर कर चुके हैं, नहीं किए हैं अभी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्यों बेटा, ये नोट शेयर किया है कि नहीं किया है मैंने? हेलो, हेलो क्लास, कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए। नोट शेयर हुआ है ना? ये नहीं हुआ है तो मैं कर दूंगा, अब देख लूंगा मैं। वैसे मुझे लगता है ये वाला पोर्शन मैंने शेयर किया है आपको, जो भी पढ़ाया था पीछे का, ठीक है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, अगर माई द वे नहीं सेंड हुआ होगा, ठीक है। फिर आते हैं, ये जो ऊपर के तीन क्वेश्चन है, ये एज इट इज हमने सब कराए हुए हैं आपको, ठीक है। सारे रिलेशन वगैरह सब निकलवाए हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 3 × 10⁻⁹ कूलम एंड 6 × 10⁻⁹ कूलम्स आर स्पेस्ड बाई 1.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। दो चार्जेस हैं, जिनकी वैल्यूज आपको गिवन है, सपोज Q1 Q2 हैं, जिनके बीच में 1.1 मीटर की दूरी है, एक मतलब 1.1 मीटर अपार्ट ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। Determine the electric field at a point P, which is at a distance of 0.5 meter from each of the particle. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है एट ए पॉइंट पी, जो कि 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है दोनों पार्टिकल से। कैसे करेंगे इसको बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा? बताइए बेटा, कौन बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा? क्लास, आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है बेटा? क्लास, यस एम आई सर। ऑडिबल? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये यस सर। क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कौन कौन बताएगा आप में से?
कूलम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। सर हम्म। डिस्टेंस भी यार सबसे में सर कूलम्स लॉ से भी तो ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ बेटा, कैसे करेंगे, यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। कूलम्स लॉ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था। एफ जो हमने निकाला था 1/4 पाई यस एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, आपको ई निकालना है। ई क्या होता है? F/Q होता है। तो एक ही एट ए टाइम एक ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। मतलब दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की दूरी 1.1 मीटर है। ठीक है, तो कहने का यस मतलब सर। ये है कि एक बार में आपको एक चार्ज के लिए E1 निकालना है, दूसरे चार्ज के लिए E2 निकालना है। फिर दोनों सुपर को पोजिशन। फिर दोनों को ऐड करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। मैं इसका सर डायग्राम सुपर आपको पोजिशन के बना। थ्रू करेंगे ना सर मतलब। हाँ, सुपरपोजिशन का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, लेकिन कैसे होगा ये तो जानना चाह रहे हैं ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। इसका एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। अ, एक मिनट वेट करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट, एक मिनट वेट करिएगा बस, मैं दिखा रहा हूँ को। Just wait. ओके, सो देखिए जो अभी हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं आपको, ठीक है, उससे आपको सॉल्व करना है उसी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। ये दिख रहा है बेटा सभी को? ये स्क्रीन दिख रही है सभी को? देखिए स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। हाँ तो अब देखिए जो जो आपका क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्यूब 2 का, है ना। दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू Q1 एंड Q2 है। ठीक है, हमने ले लिया उसको Q1 एंड Q2। ठीक, क्लियर है? तो देखिए ये आपका होगा Q1, ये आपका हो गया Q1 और ये हो गया Q2। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यूज आपको गिवन है। Q1 कितना गिवन है बेटा, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? बताइए बेटा। सर 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ ओके, देखिए Q1 है 3 × 10⁻⁹ और Q2 है 6 × 10⁻⁹ ठीक है। यस। तो है ना, तो बस वही इसी को फॉलो करना है। तो देखिए एक मिनट यार, हाँ तो देखिए पेज दिख रहा होगा आपको। Q1 है 3 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो Q2 है वो 6 × 10⁻⁹ कूलम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Q1 Q2 ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1.1 मीटर। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये डिस्टेंस है। Q1 हमने यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, इसके बीच की डिस्टेंस 1.1 मीटर है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक हमने पॉइंट P ले रखा है। P मान लीजिए हमने यहाँ ले रखा है, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ वाले सेंटर से थोड़ा ऊपर। ठीक है, यहाँ हमने P पॉइंट ले रखा है। इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, ड्यू टू Q1 एंड Q2। क्लियर? ठीक है, और ये जो P पॉइंट है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। Q1 से भी 0.5 मीटर की दूरी पे है और Q2 से भी 0.5 मीटर की दूरी है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? समझ में आ रहा है? यस सर। बोलिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ।
देखिए ये है डायग्राम कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, ठीक है। इसको हमने सेंटर पे हमने एक पॉइंट यहाँ P ले लिया है, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो Q1 की वजह से अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए इस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो मान लेते हैं इसको ई Q1 हो गया, ठीक है। Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ई Q2, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दैट इज ई। आर यू गेटिंग? ठीक है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये भी हमारे एंगल अल्फा अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये अल्फा जो होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा? क्यों 45 डिग्री हम ले रहे हैं कि दोनों को? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, और ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब है तीनों एंगल ऐड होके 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सारी चीजें हमारी इक्वल दी हुई हैं। जैसे उन्होंने कहा ये P पॉइंट Q1 से भी 0.5 मीटर की दूरी पे है और Q2 से भी 0.5 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.1 मीटर है, ठीक है। एवरीथिंग इज डिफाइंड, ठीक। अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, EQ1 निकालना है, EQ2 निकालना है, और जो E है वो टोटल क्या हो जाएगा, EQ1 cos अल्फा प्लस EQ2 cos अल्फा, यही तो होगा। बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए बेटा। तो EQ1 क्या होगा? EQ1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R²। और R की वैल्यू क्या है? इस P पॉइंट से R की वैल्यू है 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सही है? बताइए। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट? बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ें। ओके, सिमिलरली बढ़ जाइएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका EQ1, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यू विल फाइंड EQ2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। R की वैल्यू अगेन 0.5 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको EQ1 और EQ2 मिल जाएंगे। Q2 यहाँ पे Q2 आएगा, सॉरी Q2, ठीक है। Q2 की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 1/4 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे, ठीक है ना। सी वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10⁻9, ठीक। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट E निकालना है। तो E क्या हो जाएगा? E विल बी EQ1 प्लस EQ2, सॉरी EQ1 cos अल्फा या cos अल्फा होगा ये। EQ1 cos अल्फा प्लस EQ2 cos अल्फा होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि जो रिजल्टेंट E है वो EQ1 यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, EQ2 भी अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो दोनों ही अल्फा, इधर से भी अल्फा इधर से भी अल्फा, तो EQ1 का इधर कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EQ1 cos अल्फा। सिमिलरली इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू EQ2 cos अल्फा। तो रिजल्टेंट E क्या हो जाएगा? दैट विल बी द सम ऑफ EQ1 cos अल्फा प्लस EQ2 cos अल्फा। तो आपको मिल जाएगा क्या? ये मिल जाएगा, मिल जाएगा बेटा, बताइए। हेलो। सर एक बार एंगल वाला पार्ट से फिर से बता दीजिए। कौन सा पार्ट? एंगल वाला? यस सर।
क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए। सर थोड़ा सा रिजल्टेंट निकालने में से कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, मतलब ये निकालने में कंफ्यूजन हो रही है। यस सर। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ये Q1 और Q2 है वो यहाँ यहाँ प्लेस हैं A और B पे, ठीक है। Q1 की जो डिस्टेंस है P पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो 0.5 मीटर है। Q2 की भी डिस्टेंस इस पॉइंट से है, वो भी 0.5 मीटर है, ठीक है। दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। जैसे आपको पता है, ठीक है, ये देखिए तीन साइड्स अगर हम देखें, एक साइड हमारी ये हो गई, एक साइड 0.5 मीटर हो गई, और ये भी साइड 0.5 मीटर हो गई, तो दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई है। दो साइड इक्वल्स हो यस गई, सो वी कैन टेक इट एज 45 डिग्री 5 डिग्री सर। एंड दिस विल बी 90 डिग्री। 90 आर यू डिग्री गेटिंग? ठीक है ना, यस सर। ये तो समझ यस में सर। आ गया होगा, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा अल्फा हो गया, दिस एंगल इज अल्फा, सपोज दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, अल्फा इज 45 डिग्री। सो ये अल्फा है, तो इसकी वजह से हमारा ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस सर। दिस एंगल इज अल्फा, तो ये वाला एंगल भी आपका अल्फा होगा, होगा नहीं होगा? यस सर होगा। बताइए, ठीक है। तो इसी को हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है, दोनों की टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई। तो दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ ई क्यू वन ड्यू टू ई क्यू वन प्लस ई क्यू टू। तो ई क्यू वन आपका इधर जा रहा है, इसकी वजह से ई क्यू टू इधर जा रहा है। तो दोनों ही चूंकि ये अल्फा अल्फा एंगल के साथ रिजल्टेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो दैट विल बी द सम ऑफ ई क्यू टू कॉस अल्फा प्लस ई क्यू वन कॉस अल्फा, ठीक है। समझ में आ गया? सर। दिस विल यस गिव यू सर। द रिजल्टेंट। तो यही हमने किया। तो अब यहाँ से ई क्यू वन आप निकाल लेंगे, यहाँ से ई क्यू टू निकाल लेंगे बाय द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अभी अगर रिलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो वो अलग चीज है, क्योंकि फोर्स आपको पता है, फोर्स जो होता है लॉरेंज फोर्स, दैट इज वन अपॉन सर फोर पाई एप्सिलॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन Q1 टू Q2 बाई आर स्क्वायर, डिवाइड ठीक बाय आर है। स्क्वायर। यस तो अगर आप ई निकालेंगे, सपोज हम ई क्यू वन निकाल रहे हैं, तो ई क्यू वन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एफ बाई क्यू वन, ठीक है। एफ बाई क्यू वन करेंगे तो एक क्यू वन कैंसिल हो जाए, सॉरी, इसको बल्कि आप ऐसे मत समझिए, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे Q इंटू क्यू है, दोनों चार्ज सेम है, ठीक है। तो ई, अगर हम Q1 की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो जिसके लिए निकालेंगे वही निकालेंगे। ई क्यू अगर हम निकाले हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपका क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा। अब जिस भी चार्ज के लिए आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए Q1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये क्यू आपका Q1 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा Q1/r²। ऐसे अगर ई क्यू टू निकालना है तो आपका चार्ज ऊपर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो जिस रेस्पेक्टिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं उस चार्ज के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? सर। हाँ, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। अगर यहाँ सेम चार्ज होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर Q1 Q2 ना आता, वो सिंपल Q बाई क्यू 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 ही रहता है, ठीक है ना। तो चूंकि सेम नहीं है, डिसिमिलर चार्ज है, इस वजह से हमें Q1 Q2 लेना पड़ रहा है। तो ई क्यू वन आप रख देंगे जो भी यहाँ सॉल्व करने से आएगा, ऐसे ई क्यू टू यहाँ से रख देंगे जो यहाँ सॉल्व करने से आएगा, कॉस अल्फा की जगह कॉस 45 रख देंगे, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। 1/√2 होती है। तो बस उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ई क्यू वन और ई क्यू टू सही निकालिएगा। अगर ई क्यू वन ई क्यू टू गलत निकाल दिए तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ई क्यू वन और ई क्यू टू बिल्कुल सही आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ आ जाएगा 1/√2, आप कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि दोनों में cos 45 है एंगल, और अंदर आपका बचेगा ई क्यू वन प्लस ई क्यू टू। और ई क्यू वन और ई क्यू टू की वैल्यू आपको पता है, जो आप निकाले होंगे वो आप यहाँ रख देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरा ये क्वेश्चन है, वी हैव नॉट टेकन दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट आते हैं ना जब डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आएगा। हमने वर्टिकल तो ले लिया लेकिन हॉरिजॉन्टल को हमने नहीं लिया,
इसका हमने वर्टिकल कंपोनेंट तो ले लिया लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं लिया, ऐसा क्यों बताइए? सिमिलरली फॉर दिस साइड हमने ये वाले कंपोनेंट क्यों नहीं लिए? ये वाले ले लिए, कौन बताएगा? देखिए ये दोनों कंपोनेंट नहीं लिए, क्यों? क्योंकि सर आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं दोनों कंपाउंड। हाँ ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों फील्ड हाँ। वेक्टर्स आपस में अपोजिट हैं। ये हमने जब डेरिवेशन पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का तब भी बताया था, ठीक है? क्योंकि दोनों चूंकि अपोजिट हैं इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। बोथ आर इन अपोजिट इन नेचर, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है? दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? दोनों एक दूसरे का ही फील्ड इफेक्ट। हाँ ये जरूर है कि चूंकि यहाँ पे Q1 और Q2 थोड़े डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन द सेंस क्या है कि अगर आप देखें दोनों सेम नहीं है। Q1 की वैल्यू हमारी 3 × 10⁹ Q2 6 × 10⁹ है, ठीक है? ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 और 6 का आ रहा है ना? तो अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते बाय द वे, तो जैसे मान लीजिए आप निकालते तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा। डिफरेंस इसलिए आएगा, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने निकाला तो ये हो जाएगा EQ1 sin 45, क्या हो जाएगा? EQ1 sin 45 हो जाएगा, बताइए? यस सर। और EQ2 sin 45 हो जाएगा, ठीक है? अब EQ1 और EQ2 की वैल्यू थोड़ी सी वेरी करेगी, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ 3 और 6। 3 और 6 जो यहाँ पे हैं इनकी वजह से थोड़ी सी वेरी करेगी, ज्यादा वेरी नहीं करेगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंस आएगा, जैसे मान लो EQ1 और EQ2 आपने निकाल लिया, जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, तो चूंकि दोनों अपोजिट हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, मीन्स EQ1 माइनस EQ2 हो जाएगा, होगा? तो ये जो डिफरेंस आएगा ये बहुत ही कम आएगा। कम क्यों आएगा? क्योंकि हमारी जो 10 टू दी पावर है, 10 वाली पावर है, ये तो सेम है, केवल डिफरेंस यहाँ पे है और ये बहुत ही कम डिफरेंस है। जैसे 1 × 10⁹ 2 × 10⁹ दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डिफरेंस इतना कम है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी। आर यू गेटिंग? मेरी यस सर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों की यस सर। पावर्स 10 वाली सेम है। हालांकि कुछ डिफरेंस जरूर आएगा क्योंकि 3 और 6 है, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिफरेंस जरूर आएगा, जीरो नहीं होगा। जीरो पहली ही सेंस में हो सकता है कि दोनों चार्ज हमारे सेम हो, मतलब Q1 और Q2 एग्जैक्टली सेम हो तो पूरी तरह से वो कैंसिल आउट कर देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, जैसा कि हमने आपको वहां बताया था जब डेरिवेशन कराया था, ठीक है? लेकिन अगर वो पूरी तरह सेम नहीं है तो दे विल गिव यू सम लिटिल अमाउंट ऑफ डिफरेंस, और वो डिफरेंस लिटिल अमाउंट तभी होगा जब दोनों की 10 की पावर सेम होगी, जैसे कि यहाँ हो रहा है। अगर 10 की पावर अलग अलग होती तब डिफरेंस बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक होता है 10 की पावर -9 और एक होता है 10 टू द पावर -2, तो वो डिफरेंस आ जाता। आता कि नहीं आता, बताइए? आएगा सर। आएगा ना? हाँ तो वहां पे डिफरेंस ज्यादा आएगा तो वहां आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत कम डिफरेंस है, दोनों की मेन पावर सेम है, केवल 3 और 6 का डिफरेंस है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इससे ये पॉइंट में कुछ वैल्यूज होंगी एंड दैट विल नॉट एग्जैक्ट, मतलब अफेक्ट योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है? बहुत ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा उस पॉइंट वैल्यू, इसलिए इसको हमने हटा ही दिया है। दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट इग्नोर दैट। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी एनी हैव एनी डाउट, बताइए? इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, यस सर। ठीक है? तो हम नेक्स्ट उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा फिर, ठीक है? सो मैंने बता ही दिया है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। गॉस लॉ का डेरिवेशन मैंने कराया है, ठीक है? याद आ रहा है किसी को? गॉस लॉ का डेरिवेशन मैंने कराया है, किसी को याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? सर आ रहा है थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत आ रहा है, अरे बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ मैं। सर एक बार देखेंगे आ जाएगा। नोट ये किया। देखिए, देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको हम पढ़ाते हैं तो उसको बेटा रिवाइज भी करिए ना। देखिए ये सब चीजें हम आपको कई बार करा दिए हैं, उसके बाद भी आप लोग अगर ऐसे कहेंगे कि सर जो है ये किया है वो किया है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमने सब चीजें आप लोग को पढ़ा रखी हैं। देखिए ये दिख रहा है सभी को, इज इट विजिबल? ये देखिए, यस सर। ये देखिए घोंसला है, घोंसला है कि नहीं है बताइए। है सर। ये कराया ना, देखिए इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमने दोनों बताई थी, ये वाली भी बताई थी, ये वाली भी बताई थी। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय दिस सरफेस, ये हमने बताया था आपको। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया था गॉस लॉ का। तो अगर आप देखें, ये देखिए ये प्रूव किया है हमने, ये गॉस लॉ का प्रूव है। ये देखिए पीछे से होके आ रहा है, यही आपका प्रूव है, यही हमने निकाला है। ठीक है, क्लियर है? इसी से हमने मैक्सवेल इक्वेशन भी निकाला था। ये देखिए मैक्सवेल इक्वेशन का भी प्रूफ है इसी गॉस लॉ की हेल्प से। ये देखिए इससे हमने पहले मैक्सवेल इक्वेशन निकाला, फिर हमने गॉस लॉ को प्रूफ किया। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होते होते हम लोग इस सरफेस के लिए सॉल्व किया था, एंड देन वी हैव कम टू दिस प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। फिर इसका एप्लीकेशन हमने बताया था एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए लाइन चार्ज, एज ए कोएक्सियल केबल, एज ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। क्लियर है? 4 एप्लीकेशन हमने बताए थे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें ट्यूटोरियल में। हो जाएगा ये मैं शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने शायद शेयर किया है, अगर नहीं किया हूं तो शेयर कर दूंगा ये जो नोट्स हैं। ठीक है, क्लास में तो पढ़ाया ही है मैंने। तो ये आपका गॉस लॉ हो गया एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट एंड प्रूफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये भी मैंने अभी एक लेक्चर पहले ही पढ़ाया था आपको, कॉन्टिन्यूटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाया था ना। कॉन्टिन्यूटी एंड रिलैक्सेशन टाइम याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ। डेरिवेशन कराया था मैंने। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी है, आता भी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन। इसके बाद आता है 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल करंट in circular conductor of radius 4 mm if the current density varies according to J is equal to 10 to the power 4 by R ampere per meter square। अभी हमने करंट डेंसिटी से रिलेटेड भी आपको पढ़ाया था जब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाए थे। उसी समय ड्रिफ्ट करंट, करंट डेंसिटी, ये सब हमने पढ़ाया था। ड्यू टू कंडक्टर, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, याद आ रहा है? ये सब चीजें हमने पढ़ाई थी आपको। तो उसी पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल करंट आपको निकालनी है। टोटल करंट कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? 7th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाउ कैन यू फाइंड द टोटल करंट है। ये जे आपको दिया है, दैट इज योर करंट डेंसिटी। हाउ कैन यू फाइंड द टोटल करंट? टोटल सर करंट जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए एंड सर जे एरिया जे इज इक्वल टू आई अपॉन रेडियस ए गिवन होता है। है, ये सभी को पता है। जे इज द करंट डेंसिटी, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ए इज द एरिया, सरफेस एरिया। यहाँ से अगर आप आई लिखेंगे, आई क्या हो जाएगा, जे डॉट ए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जे डॉट एट करेंगे। तो एक्चुअली हमारा जो सरफेस है, ठीक है, उसकी रेडियस 4 mm है, वो सर्कुलर कंडक्टिंग सरफेस है। तो हमें कंप्लीट सरफेस पे जो हमें करंट निकालनी है टोटल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा कंडक्टर है वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप है। क्या है? सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप, क्वेश्चन में दिया है ना सर्कुलर कंडक्टर। तो इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं जे में जो नीचे आर दिया है, आर यहाँ पे बेसिकली रो है। आर क्या है? रो। रो क्या होता है? रेडियल एक्सिस। किस केस में? सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल का दूसरा नाम सर्कुलर कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो कुछ से कंफ्यूज मत होइएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ जो आई रखेंगे आप क्या रखेंगे, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस रखेंगे, बताइए।
हैं? रखेंगे नहीं रखेंगे? आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। इससे आप किसी पूरे क्लोज लूप में आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो जे की वैल्यू तो आपको गिवन है 10⁴/r। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन। ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है सभी को? कार्टेशियन का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी है। ये सबके अलग अलग नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। इसके बाद आता है सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्या आता है? ये जो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ दिख रहा है बेटा सभी को अभी? यस सर। हाँ, इसके बाद आता है सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और थर्ड में आपका आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का भी एक नाम है पोलर कोऑर्डिनेट। ये सब आपकी जो इनके अलग अलग नाम है ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कई बार ऐसा होता है कि दूसरे नाम से पूछ लेता है। जैसे अभी यहीं देखिए, सर्कुलर कंडक्टर पूछ लिया। सर्कुलर कंडक्टर का मतलब क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसको सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन में हमारे जो पॉइंट हैं वो एक्स वाई जेड हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। सर्कुलर में रो फाई जेड है, ये हमें बता चुका है आपको। स्फेरिकल में आर थीटा फाई है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कार्टेशियन और सर्कुलर में जेड वाले पॉइंट हमारे दोनों सेम है, एक ही पॉइंट। ठीक है, और रो फाई अलग है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ रो फाई है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर देखेंगे तो कोई पॉइंट आपका सेम है, फाई सेम है। क्या सेम है? फाई। और ये जो आपका रो है, ये जो रो है उसको आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या आर को रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही, चाहे रो हो चाहे आर हो, दोनों ही कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल में, इसको हम रेडियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सिस। ठीक है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट में, कई बार आपको ये रो से भी लिखा मिलेगा, कई बार आर से भी लिखा मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये सर्कुलर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। सॉरी, उसका स्फेरिकल का है कि सिलेंड्रिकल का है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं रो लिखा हो, रो की जगह आर भी लिखा हो सकता है, लेकिन रो और आर का कॉन्सेप्ट एक ही है। रो भी रेडियल एक्सिस है, आर भी रेडियल एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसके कोऑर्डिनेट आपका होता है, मैं पढ़ाया था आपको, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए रेडियल एक्सिस, दिस इज योर रेडियल एक्सिस। इसी को मैं रो या आर बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? इसका हमने प्रोजेक्शन वगैरह निकाला था, आपको याद होगा। इस तरह से बताया था, ये प्रोजेक्शन होता है, फिर यहाँ से ये हमारा एजीमुथ एंगल होता है, जिसको हम लोग फाई रिप्रेजेंट करते हैं। याद आ रहा है जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आर दिया है, आर एग्जैक्टली रो है, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। आर आपका क्या है? रो है। ठीक है, तो हमें आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ठीक, तो जे की वैल्यू आप रखेंगे 10⁴/4 और डीएस क्या रखेंगे? मुझे कोई बताएगा डीएस क्या रखेंगे? डीएस क्या रखेंगे यहाँ? हमने डीएस आपको बताया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। डीएस की वैल्यू हमने आपको बताया था, क्या बताया था? जो टोटल डीएस होता है मीन्स डिफरेंशियल सरफेस, दैट विल बी द सम ऑफ डिफरेंशियल सरफेस फॉर रो, डिफरेंशियल सरफेस फॉर फाई, द डिफरेंशियल सरफेस फॉर जेड कोऑर्डिनेट। बताए थे? बोलिए, हेलो, बताइए बेटा। हेलो, कुछ आवाज नहीं आ रही आप लोग की।
यस सर। डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस बताए थे ना तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, डीएल डीएस डीवी। पहली यूनिट में हमने पढ़ाया है ये सब, आप लोग को याद नहीं है, अलग चीज है। ठीक है, तो पीछे के सर हमारे लेक्चर देखिएगा, बताया वीडियो था। लेक्चर, उसमें हमने सब बताया है ये सब चीजें अच्छे से। ठीक है, तो जैसे हम अभी, चूंकि हमारा ये कोऑर्डिनेट जो जे दिया हुआ है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, जिसको मैं आर को रो बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, इसको गलती से स्फेरिकल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सर्कुलर मेंशन किया है, लेकिन गलती से अगर आप इस आर की वजह से इसको स्फेरिकल समझ लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आर और रो दोनों एक ही चीज है, कई जगह आपको बुक में आर से ही रिप्रेजेंट किया होगा सर्कुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको इससे रिकॉग्नाइज करना है कि सर्कुलर कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो हमें जो ये देखिए डीएस रो हमने जो बताया था, डीएस रो की वैल्यू हमने क्या क्या बताई थी, कौन बताएगा? डीएस रो क्या बताया था? डीएस रो बताया था रो डी फाई डी जेड, ये सबको याद होना चाहिए बेटा, इनटू एरो कैप। ठीक, सिमिलरली डीएस फाई हमने बताया था डी रो डी जेड